तो चलिए आज मेरा ये जो है ना नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर हम 27 तक किए हैं। आज ये मेरा क्वेश्चन नंबर 28 है। एक्सरसाइज 10 है RS अग्रवाल का। जैसा कि 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ़ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। हालांकि देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं उसका यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे आप लिख लीजिए, चूँकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का यूज हम करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं √3 टेन थीटा की जगह पे लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा है। हालांकि चलो नहीं, इसके नीचे 1 डाल देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3 साइन थीटा, चलिए तो क्या हो जाएगा, √3 साइन थीटा को 1 से करेंगे, कॉस थीटा को 3 साइन थीटा से करेंगे। चलिए हम इसको मल्टीपल ही कर लेते हैं। चलिए 3 साइन थीटा, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू 3 साइन थीटा। तो लिखते हैं 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा को 1 से करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा √3 साइन थीटा। हालांकि देखिए अब हम क्या करते हैं, ये मेरा साइन थीटा से ये मेरा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू √3 होगा। इस तरीके से यहाँ से हम क्या करते हैं कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये 3 मल्टीपल में इधर आएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, एक बार रेशनलाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। √3 है तो हम क्या करते हैं √3 से यहाँ भी मल्टीपल कर देते हैं और √3 से यहाँ भी मल्टीपल कर देते हैं। यानी क्या हो गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 √3। ठीक है, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस तरीके से मेरे पास जो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, चलिए आपके पास एक और फार्मूला है, जैसे कि साइन थीटा का जो फार्मूला है आपके पास, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, √1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे, मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं √1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे ये लिख देते 1/√3। क्या लिख देते हैं 1/√3 इसका स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसा कि √1 माइनस 1/√3। हालांकि एक बेसिक चीज़ है, आप यहाँ पे समझ लेंगे 1/√3 पे अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब 1/√3 इंटू 1/√3 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3, मतलब रूट के अंदर में 3 इंटू 3 यानी 2 3 हो जाएगा, एक 3 बाहर निकल जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। यानी इसको हम सॉल्व किए तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। फिर यहाँ पे चलिए नहीं पूछा, इसके नीचे 1 डाल दीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद इस 3 से इस 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अगर 1 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 में से 1 गया, 2 हो गया और ये 3 का 3 हो गया। इस तरीके से ये मेरा आंसर हो गया, साइन थीटा का आंसर ये हो गया। हालांकि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। आपको दिया हुआ कि इफ़ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हम क्या किए हैं, tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का जो फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, इसका यूज जो है ना इस जगह पे कर लिए। √3 का √3 या tan थीटा की जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, इक्वल टू का इक्वल टू है √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा नहीं कुछ है, इसके नीचे 1 डाल दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, यानी इसको इससे मल्टीपल किए थे, क्या हो जाता कॉस थीटा इंटू 3 साइन थीटा या 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखे 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा को 1 से किया है तो यही रह गया।
उसके बाद साइन थीटा से साइन थीटा मेरा कैंसिल हो गया, मतलब 3 cos थीटा इक्वल टू √3 लिखा हुआ है। 3 cos थीटा इक्वल टू √3, यहाँ से cos थीटा निकाले, √3 है, ये 3 नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया √3/3। हम क्या किए फिर √3 को रेशनलाइज कर दिए, √3 ऊपर ही मल्टीपल नीचे ही मल्टीपल, तो ऊपर क्या हो गया √3 और √3 मिल करके 3 हो गया, नीचे क्या हो गया 3 √3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, यानी cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3। हमको निकालना था साइन थीटा। साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला यही होता है, साइन थीटा इक्वल टू √1 - cos² थीटा। ठीक है, 1 का 1 हो गया, माइनस cos² थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, और cos थीटा के जगह पे क्या कर लिया 1/√3 का लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिए, जो कि मेरे पास क्या हो गया 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे करके बताया 1/3 हो गया, तो 1/3 हो गया। फिर इसको जो है ना यहाँ पे एलसीएम 1 और 3 का निकाले, 3 आ गया, इस 1 से 3 में डिवाइड किए हैं तो 3 आया, 3 से 1 में किए है 3 हो गया, माइनस का माइनस है। फिर इस 3 में क्या किए हैं, इस 3 से जो है ना डिवाइड किया 1 आया है, 1 से इसे मल्टीपल किया 1 आ गया, 3 में से गया 2/√3 के। इस तरीके से मेरा फाइनल आंसर है। यहाँ पे जो है अगर आप चाह सकते हैं दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, जैसे cos थीटा इक्वल टू b/h होता है, तो यानी ये b का वैल्यू 1 हो जाएगा, h का वैल्यू √3 हो जाएगा। यहाँ से आप p निकाल लेंगे और साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर साइन थीटा निकालने के लिए बोल रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है p/h, तो यहाँ से जो p निकाले रहेंगे वो p भी डाल लेंगे और यहाँ से h का वैल्यू √3 रहेगा। ठीक है, उस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए, इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 28 है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं। तो चलिए, जैसा कि ये मेरा क्वेश्चन जो है ना 29 है, इससे जस्ट पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 28 हम किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, सच दैट, जैसा कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, मतलब साइन ए के बराबर साइन बी दिया हुआ है, मतलब साइन ए इक्वल टू साइन बी ये मेरा गिवन है। देन तो प्रूव दैट, आप हमें साबित करके बताइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बराबर है, मतलब ये हमको प्रूफ करके बताना है। चलिए, जैसा कि आप देखिए, एक बार जो है ना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में सोच लेना है। हमको देखना है कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ते होइएगा तो जो हमको प्रूफ करना है वहाँ पे बता रहा है कि एंगल ए और एंगल बी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन दैट जो दिया हुआ है, मतलब साइन ए इक्वल टू जो साइन बी दिया हुआ है, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि एंगल जो है ना दो जगह पे बन रहा है, एक ए पे बन रहा है और दूसरा बी पे बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं और दोनों जगह एंगल बनाते हैं, एक ए पे बनाएंगे एंगल और दूसरा एंगल बी पे बनाएंगे। कंडीशन यही है कि आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया है कि अगर जहाँ पे भी एंगल बनता है उसके सामने वाला साइड जो होता है मेरा परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। इस दोनों के अलावा जो बच जाता है वो मेरा बेस होता है। तो इसका मतलब दो केसेस मेरा बनेगा, एक ए का केस बनाते हैं और एक जो है ना बी का केस बनाते हैं। मतलब एक जगह एंगल ए पे बनाते हैं, एक जगह एंगल बी पे बनाते हैं। दोनों केसेस में परपेंडिकुलर और बेस जो है ना आपस में चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। जब चीज़ों को करेंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है अभी बोले हैं तो कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको करके बताते हैं, देखिए समझ में आएगा। इतना सबसे पहले देख लेना है कि एंगल दो जगह बन रहा है, एक ए पे और दूसरा बी पे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, दो केसेस बनाते हुए केस 1 ले लेते हैं। व्हेन एंगल्स मेक ऑन ए, मतलब मेरा एंगल जो है ना जब ए पे बनता होगा, तो ए पे बनता होगा। चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेते हैं। ठीक है, दो जगह एंगल है, एक ए पे है और एक बी पे है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं ए और यहाँ पे ले लेते हैं बी। हमको क्या बोला है, दो केसेस बना है, एक ए का केस, मतलब मेरा एंगल जो है ना यहाँ पे बना है। तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी ये बात बताए थे कि जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब मेरा पी जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बी सी मेरा क्या हो जाएगा, बी सी जो मेरा हो जाएगा वो मेरा पी हो जाएगा। दूसरी बात,
राइट एंगल के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब एच का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा बी से ए, मतलब ए बी जो मेरा हो जाएगा वो एच हो जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा वो मेरा बेस हो जाएगा। इसका मतलब सी ए जो है मेरा बेस है, मतलब ये मेरा बेस है, मतलब इसको हम बी मान लेते हैं, बेस इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू मेरा सी ए भी रहेगा। चलिए, ये सारा कंडीशन कब हुआ है, जब मेरा एंगल ए पे बना है तो पी यहाँ, एच यहाँ और बी यहाँ बना। फिर वही केस हम क्या करते हैं, जब एंगल को बी पे बनाते हैं, केस 2 क्लियर करते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे केस 2 लिखते हैं। व्हेन एंगल्स मेक ऑन बी, जब मेरा एंगल बी पे बनता होगा। सेम इसी तरीके का ट्रायंगल लेते हैं, सेम यही ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या था, सी था, यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे हम ए ले लिए, और यहाँ पे बी था तो बी ले लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि इस बार एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। जब बी पे बनेगा तो इसके बी के सामने वाला जो साइड होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब जब परपेंडिकुलर मेरा जो होगा वो ये होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब परपेंडिकुलर जो मेरा होगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर बी सी हुआ था उसी तरीके से बी के हिसाब से बी पे जब एंगल बनेगा तो मेरा परपेंडिकुलर जो होगा ये सी और ए हो जाएगा। ठीक, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला मेरा हाइपोटेनस है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, इस दोनों के अलावा जो बच जाता है वो मेरा बेस होता है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में जो बेस हो गया बी, वो मेरा क्या होगा, बी सी हो गया। अब हम क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। चलिए, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट, हालांकि देख लीजिए जब ये 90 डिग्री है तो बी और ए का सम जो होगा 90 होगा, और दो चीज़ मिल करके सम 90 होगा। मतलब हर एक के बारे में सोचे, ए के बारे में, बी के बारे में, तो 90 से छोटा ही होगा। इसका मतलब 90 से छोटा होगा तो एक्यूट होगा ही होगा, मतलब ए और बी दोनों एक्यूट है। चलिए आगे सोचते हैं। अब देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी मेरा दिया हुआ है। इसी के हिसाब से जो दिया होगा उसके हिसाब से हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए लिखते हैं, गिवन दैट दिया हुआ है क्या कि साइन ए इक्वल टू साइन बी। चलिए साइन ए मतलब एंगल कहाँ बना हुआ है, ए पे, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी बाई एच, तब पी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी, और पी बाई एच होता है तो एच के जगह पे क्या लिखेंगे, एच मेरा बी ए हो जाएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, ए बी लिख लेते हैं। बी ए के बदला हम क्या लिख लेते हैं, बी ए लिखेंगे या ए बी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू है साइन बी, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, और साइन बी मतलब एंगल बी पे बना हुआ है, यानी इसकी बात कर रहा है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मतलब साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी क्या होगा, तो पी इसमें होगा ए सी, तो लिख देते हैं पी, लिख देते थे ए सी, और साइन बी इक्वल टू पी बाई एच। पी मेरा हो गया ए सी, और पी बाई एच होता है तो एच की जगह पे क्या चला जाएगा, ए बी। ठीक है, या बी ए लिखें या ए बी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ए बी ही लिखते हैं, ए बी लिखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी सी को ए बी से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी ए बी हो जाएगा, बी सी इंटू ए बी हो जाएगा, इक्वल टू ए बी को ए सी से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, ए बी से मेरा ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या हो गया, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, ये बचा। हालांकि देखिए क्लास 9th में जो है ना एक थ्योरम पढ़े होइएगा, वो थ्योरम के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं, तो यहाँ के बाद जो है ना सीधे समझ में आ जाएगा कि क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरम मेरा ये है, ये थ्योरम है क्लास 9 का है, ये लिख भी देते हैं क्लास 9th का है। चलिए थ्योरम का पहले देखिए,
थ्योरम ये है कि अगर आपके थ्योरम ये है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो, ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी अगर दिया हो, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी अगर इक्वल हो तो उसके बेस का एंगल इक्वल हो जाता है। मतलब दो साइड ए बी या ए बी और ए सी अगर इक्वल हो तो उसके बेस का एंगल इक्वल हो जाता है। मतलब इस ए बी का बेस एंगल बी है और इस ए सी का बेस एंगल सी है। मतलब ये बताता है कि इफ़ अगर आपके पास ए बी इक्वल टू अगर ए सी है तो देन होता क्या है, तो होता यही है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाता है। मतलब ये जब गिवन में दिया हुआ रहेगा तो ये हो जाता है। ये थ्योरम की बात है, ये मेरा पर्सनल लॉजिक नहीं है, ये थ्योरम है, ठीक है। हालांकि थ्योरम का अगर नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो थ्योरम का नाम भी हम बता देंगे। थ्योरम का नाम क्या है, 1 मिनट। हालांकि अगर आप थ्योरम के बारे में जानना चाहेंगे तो ये क्लास 9th का थ्योरम है। थ्योरम का नाम भी हम लिख देते हैं। थ्योरम का नाम यही है कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal। यह जो थ्योरम है यही थ्योरम है। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दो इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल का जो अपोजिट एंगल होता है, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस इक्वल साइड का अपोजिट एंगल ये आपस में बराबर होता है। मतलब अगर इस थ्योरम में थोड़ा भी अगर डाउट है तो सीधा समझ आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में ए बी और ए सी दो साइड अगर इक्वल है तो इसके बेस का एंगल जो होता है ना वो आपस इक्वल होता है। ए बी इक्वल टू ए सी है तो बेस का एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। उसी तरीके से उसी लॉजिक को सोचिए आप, बी सी इक्वल टू ए सी है, मतलब बी सी मेरे पास ये है, ठीक है, या बी सी जो है ना मेरा ए सी के इक्वल है। तो अब बताइए ये इस बी सी, ये जो बी सी है और यह इस जो सी ए है या ए सी है यह इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का बेस का एंगल क्या हो गया, ये हुआ, और बेस का एंगल क्या हुआ, ये हुआ। मतलब बी और ए आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बताइए बी सी है तो बी सी है तो बी सी के सामने वाला जो अपोजिट एंगल होगा मतलब एंगल ए हो गया। तो क्या हो गया मेरा एंगल ए। मतलब वैसे भी अगर आपको समझने में कहीं परेशानी है तो सीधा समझिए कि बी सी और सी ए इक्वल है, इसका मतलब इस दोनों का जो बेस एंगल है बी और ए आपस में इक्वल होगा। मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। ये आया कहाँ से, तो यह भाई यहीं से आया, ठीक है, लॉजिक यहीं पे है। हालांकि आपको प्रूफ करने के लिए दिया होता है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी बोल सकते हैं। ये प्रूफ आपका हो गया। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन। मतलब अगर देखा जाए तो आपके 30 तक के जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, फुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 29 है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। हालांकि उसमें भी इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, इस थ्योरम को वहाँ भी रहने देंगे, ठीक है। चलिए जैसा कि ये मेरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A इक्वल टू tan B, मतलब सच दैट tan A इक्वल टू tan B दिया हुआ है, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन में भी टेक्निकली ही हम सोच करके देखेंगे। आपके पास दिया हुआ है कि A और B जो है ना एक्यूट एंगल है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू tan B है, तो आप हमें प्रूफ करके बताइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है कि नहीं। हालांकि प्रूफ करके बताना तो 100% एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा ही होगा, लेकिन प्रूफ करके हमको दिखाना है।
आप देखिए टेक्निकली यही सोचना है आपको कि देखिए जो गिवन दैट दिया हुआ है वहाँ पे क्या पता चला कि tan A इक्वल टू tan B है, मतलब एक बार एंगल ए पे बना है और एक बार एंगल बी पे बना है, यानी एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में दो जगह एंगल बना है, एक ए पे बना है और एक बी पे बना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो है ना एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमको प्रूफ करके बताना है। तो उस चीज़ को हम देखिए चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले मेरे पास दो एंगल बना है तो दो केसेस में बनाएंगे। एक केस ऐसा बनाएंगे जहाँ पे एंगल ए पे बनेगा, दूसरा केस बनाएंगे जब एंगल मेरा बी पे बनेगा। चलिए तो केस नंबर 1 लिखते हैं। केस 1 लिखते हैं, व्हेन एंगल्स मेक ऑन ए, एंगल ए पे जब बने तो देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ये, चलिए इसको हम ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं ए। ठीक है, ठीक है। क्या बोला है कि मेरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो एंगल ए पे बन रहा है। चलिए ए पे हम एंगल बना दें। आपको पता है कि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला पी हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यानी ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि 90 डिग्री पर के सामने जो होता है हाइपोटेनस होता है, मतलब मेरा एच जो हो गया बी से ए हो गया, मतलब ए बी हो गया या बी ए हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है पी होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। इसके अलावा जो बच गया वो बेस होता है, मतलब मेरा बेस बी जो हो गया ये हो गया सी और ए, मतलब सी ए हो गया या ए सी हो गया जो सब। दूसरा एंगल मेरा कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो हम केस 2 बनाते हैं। लिखते हैं यहाँ पे केस, यहाँ नहीं थोड़ा सा इधर लिखते हैं, केस 2 लिखते हैं, व्हेन एंगल्स मेक ऑन बी, जब मेरा एंगल बी पे बनता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है, चलो यहाँ पे सेम इसी तरीके का ट्रायंगल यहाँ पे भी है, दे दो भाई। यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है ए है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे ए था तो यहाँ भी ए दे दिए, और यहाँ पे क्या है सी है तो सी दे दिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आपको पता है कि एंगल कहाँ पे बना है बी पे, वो कहाँ से पता चला, तो यहाँ से पता चला गिवन दैट से। ठीक है, क्योंकि tan बी है मतलब एक बार बी पे एंगल बना। ठीक है, तो हम बी पे बनाते हैं, तो बी पे हम एंगल बना दिए। चलिए आप जब बी पे एंगल बना दिए तो आपको पता है कि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब मेरा ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से यहाँ मतलब परपेंडिकुलर, मतलब सी ए या ए सी जो हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा जहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री, उसके सामने वाला जो होता है मेरा हाइपोटेनस होता है, मतलब एच का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ए बी बोले या बी ए बोले। और इस दोनों के अलावा जो बच जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो मेरा क्या हो जाता है बेस हो जाता है, मतलब ये मेरा बेस हो गया। बेस मतलब क्या हो गया बी हो गया। ये कहाँ से कहाँ हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो, बेस इक्वल टू बी हम ले लिए। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी ये सब बताया हूँ, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए हम जैसा कि बनाते हैं, दिया हुआ है सच दैट, जो गिवन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। दिया हुआ है tan A इक्वल टू tan B, तो लिखते हैं गिवन, जो गिवन मेरे पास है दिया हुआ है tan A इक्वल टू tan B है। चलिए tan A इक्वल टू क्या होता है, हालांकि देखिए आपको पता है कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। तो इसी तरीके से आपको पता है कि tan A का फॉर्मूला भी हो जाएगा P/B। चलिए ये तो पता है, ये फॉर्मूला वाली पार्ट है। देखिए tan A इक्वल टू क्या होगा P/B, tan A इक्वल टू क्या होगा P/B। तो ए वाले एंगल में आ जाइए, tan A का फॉर्मूला होता है P/B, तो P कहाँ मेरे पास है यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा BC। tan A का फॉर्मूला होता है P/B, तो B कहाँ पे है तो CA हो गया। B क्या हो जाएगा हमारा CA हो जाएगा या AC हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या लिखते हैं CA या AC, कुछ भी नहीं है, जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वल टू tan B है, चलिए tan B की जगह पे हम क्या लिखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो tan B का फॉर्मूला भी वही होगा P/B। अच्छा चलिए P/B, तो B वाले में आ जाइए, tan B का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब tan B का फॉर्मूला होगा P/B,
मतलब बताइए tan b के लिए p क्या बन रहा है, ac बन रहा है या ca बन रहा है, तो हम लिख देते हैं tan b के लिए p/b, तो p की जगह पे क्या हो जाएगा ac, बाई b है तो b की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा bc। बोलिए ये आया कहाँ से, तो tan थीटा का फार्मूला p/b हो गया, तो tan b का फार्मूला भी p/b होगा, और tan b में p क्या है, तो tan b में p है मेरा ca, तो ca हो गया, और tan b का फार्मूला p/b, तो बच गया b, तो b मेरा क्या है, तो b मेरा bc है, तो bc लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, bc को bc से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा bc का स्क्वायर इक्वल टू ac को ac से करेंगे तो ac का स्क्वायर, bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए अब क्या है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर भी आप उड़ा सकते हैं, उड़ जाएगा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा bc इक्वल टू क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। अब बताइए क्या पता चला, पीछे वाले लॉजिक से अगर हम बात करें तो क्या बताया था, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो देख लेते हैं बी सी इक्वल टू ए सी, या दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके बेस का एंगल इक्वल होगा, तो इसका बेस का एंगल तो ये है, यानी यह एंगल इक्वल होगा, बी और ए आपस में बराबर होगा। हालांकि आया कहाँ से, तो थ्योरम है क्लास 9 का, हम यहाँ पे आपको थ्योरम हम लिख देते हैं, थ्योरम आपके पास क्लास 9 का है। थ्योरम ये है कि किसी ट्रायंगल में ये ए है, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। थ्योरम यही है कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड अगर इक्वल होगा, यानी अगर दोनों साइड अगर इक्वल है तो उसके बेस का एंगल इक्वल होगा, बेस का एंगल मतलब जस्ट नीचे वाला एंगल, तो बेस का एंगल यानी यह बी जो है ना सी के बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब इफ़ ए बी इक्वल टू अगर मेरे पास ए सी है तो देन क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है। ठीक है, इस थ्योरम का अगर बात करते हैं तो देखिए क्लास 9th का ये थ्योरम है, थ्योरम का नाम है द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल sides of a triangle आर इक्वल, मतलब किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी यह साइड इस साइड के इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होता है, यानी बी इक्वल टू सी, यही थ्योरम है। तो अब देखिए आपके पास क्या है, बी सी और बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये मेरा बी सी है और यह मेरा यह ए सी है, बराबर है, तो बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया ए, और ए सी का सी ए का अपोजिट एंगल हो गया बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हुआ, यानी क्या हो जाएगा बी सी। चलिए तो बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। और ये आया कहाँ से, तो भाई यहाँ से आया, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो गया। एक बार फिर से आप जान लीजिए, जब किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होगा, यानी ये वाला साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इस साइड का बेस एंगल ये और इस साइड का बेस एंगल ये दोनों इक्वल होता है। कुछ क्वेश्चन भी हम करा देते हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलिए हम थ्योरम के अकॉर्डिंग बता देते हैं, ए बी सी अगर मान लेते हैं, अगर हम कहीं पे मेरा दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो आपको पता है अगर एंगल ए का वैल्यू 30 है तो आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि जब मेरे पास एंगल साइड जो है ना ए बी इक्वल टू ए सी अगर होता है तो क्या होता है, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल सी हो जाता है। अगर हम एंगल ए का वैल्यू 30 दिए हुए हैं तो देखिए हम लिखते हैं, चूँकि पता है आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू कितना है, 30 है, हम क्या करते हैं एंगल बी का वैल्यू को हम x मान लेते हैं। चलिए अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो आपको पता है कि b इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आपको पता है कि एंगल बी की जगह एक्स हो जाएगा, अब प्लस एंगल सी की जगह एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180। चलिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये उधर जाएगा -30। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 150 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 150/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो यानी ये सब हो जाएगा 75 का, ये भी हो जाएगा 75 का, 75 और 75 150 और 30 180, मतलब ट्रायंगल सेटिस्फाइड, मतलब ये थ्योरम भी सेटिस्फाइड, ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 रहा। किसी भी प्रकार का अगर इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10A में अगर परेशानी हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर आने वाला है जस्ट एक्सरसाइज 11 आएगा, जो एंगल बेस्ड है, एंगल पे आधारित क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्या आएगा आइडेंटिटी आएगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। ठीक है, चलिए आज ये चैप्टर एंड हो गया एक्सरसाइज 10A। कल से आपका एक्सरसाइज 11A चलेगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।